जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, ये 0.1 m है। उसके बाद Cu2+ से Cu, ये वैल्यू है 0.01 m। ठीक है, इसका SRP माइनस का 0.76 वोल्ट है, इसका SRP 0.34 वोल्ट है। ओके, कैलकुलेट E नॉट सेल, E सेल, डेल्टा G नॉट, W मैक्सिमम और K इक्विवेलेंट। इतनी वैल्यू आप हमें, सारे बच्चे बताओ, E नॉट सेल कैसे निकाला? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, SRP इसका भी होना चाहिए जो कि गिवन है, इसका भी गिवन है। सही है, कर दिया। E सेल, रुक जाओ, EOP प्लस ERP, याद है ना? EOP, तो E नॉट OP चाहिए कितना? प्लस का 0 पॉइंट, माइनस का 0.059 या 6/2 लॉग। सही है, कौन सी चीज ऊपर जाएगी? है 0.1, यानी 10 की पावर -1 हो गया, प्लस ERP 0.34 माइनस 0.059 या 6 लिख लो बाई 2, और लॉग 10 की पावर, नीचे जाएगा 10 की पावर -2, तो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 2। कर लोगे? और कर लिया होगा तो आंसर बोलो एक लाइन में। 1.07 हो गया बेटा, दो हो गए वैल्यू। इसके बाद रुक जाओ बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? -NF E सेल। N बोलो बेटा, F बोलो 96500 है, और E सेल 1.07, जिसको रफली 1 मान लो तो कोई बुराई थोड़ी ना है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो 1 मानने में कोई बुराई थोड़ी ना है। तो यही वैल्यू मल्टीप्लाई होगी एक तरीके से। तो 96500 हो गया, 96 दूना कितना हो गया? 190, 1930 है, 1930, और माइनस तो आएगा ही, 1930 बस, और कुछ? हाँ, 2 जीरो और बच गया ना, ये हो गया। और यूनिट किस में आएगी? जूल में। हो गया बेटा, आ गया समझ में? ये वैल्यू कौन सी है? डेल्टा जी, है ना? उसके बाद में अगर डेल्टा जी नॉट लिखोगे तो -2 इंटू 96500 तो होगा ही, इंटू ई नॉट 1.1। अब 1.1 को तो आप नहीं ले सकते 1, इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ गई। और जो डेल्टा जी नॉट आता है वही डब्ल्यू क्या होता है? मैक्सिमम, राइट? कल बोला था मैंने, याद है? और उसके बाद में के इक्विलिब्रियम का संबंध होता है ई नॉट से। क्या फार्मूला होता है ई नॉट के लिए? ई नॉट सेल इक्वल टू 0.06/2 लॉग के, और ये वैल्यू कितनी थी अपनी? 1.1, तो ये हो गया 2.2, और नीचे आ गया 0.06। क्यों भाई? तो ये वैल्यू हो गई लॉग के। मुझे ऐसा लगता है कि 220/6 है ना, तो 36.6 हो गया। तो लगभग मैं मान लेता हूं, चलो 37 मान लेता हूं, ऑब्जेक्टिव आंसर मिलाना है ना, है ना?
तो वैल्यू लगभग ले ली और ये वैल्यू हो गई log k। तो फिर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की पावर रफली क्या? तो मतलब मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा कहाँ पे 10 की पावर 36 है या कहाँ पे 10 की पावर 37 है। अब एक जगह सुनो, ऐसे राहुल आंसर दिया है, एक जगह 10 की पावर 16 दिया है, एक जगह 10 की पावर 24 दिया है, एक जगह 10 की पावर 36 पॉइंट कुछ दिया है, कुछ और दिया है। तो मुझे इसमें सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, वैल्यू लगभग लगभग इसके बराबर हो जाएगी, 10 की पावर 36 के आसपास हो जाएगी। तो मेडिकल लेवल पे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स पे यही क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर एडवांस लेवल पे और भी आते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल की चीजें हैं, वो मेडिकल में नहीं आती हैं। तो मैं उसको डिस्कशन करना यहां पसंद नहीं करूंगा, आपको तो यही करना पड़ेगा। कर लोगे? है भाई? ठीक। तब आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप कितने भी क्वेश्चन यहां पे पूछ सकते हो। बेटा, इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट हिस्सा है उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल, आगे बोलो बेटा, सेल्स। आपको पता है बेटा, ये दो तरह के सेल होते हैं। एक कौन से होते हैं? प्राइमरी। एक होते हैं क्या बेटा? सेकेंडरी। आपको पता है बेटा प्राइमरी सेल क्या होते हैं? जिनकी फॉरवर्ड रिएक्शन को बैकवर्ड में हम नहीं ला सकते, यानी ये यूज एंड थ्रो होते हैं। और सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? जिनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। कोई एक प्राइमरी सेल का एग्जांपल दो भाई। जैसे कि रिमोट सेल, उसका नाम रिमोट सेल है। उसको हम या तो बोलते हैं ड्राई सेल या फिर उसको बोलते हैं लेखलांसे सेल। अब कुछ दिन के बाद ये ना कह देना एवरेडी सेल, तो वो तो कंपनी का नाम है रिमोट वाला सेल है। इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर इधर। यार कोई भी सेल हो, अपने बेसिक्स बात ये कहते हैं कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिससे रिएक्शन होती है। मैं आपको चार्ट के माध्यम से पूरा फिगर बना देता हूं और इस चीज को अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है। तो मैं वो चार्ट बनाने जा रहा हूं, देखो। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए जो चार्ट बनेगा उस चार्ट के अंदर सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि वो सेल या बैटरी कौन सी है। ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका एनोड कौन है। ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसका कैथोड कौन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसकी सेल की रिएक्शंस क्या हैं एनोड और कैथोड पर। ये पूरा चार्ट बनेगा। ठीक है। आपको पता है अपने सिलेबस में कितना सेल है? एक तो है ड्राई सेल, जिसको आप लेक्लांसे सेल भी बोलते हो। मरकरी सेल, याद होगा। इसके बाद लेड स्टोरेज सेल है, निकैड सेल है, और लास्ट में अगर एनसीईआरटी आपने कभी पढ़ी हो तो फ्यूल सेल का जिक्र होता है ना। तो इतने सेल में क्या क्या होता है मैं आपके सामने पूरा चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। सबसे पहले आपका आता है कौन सा बेटा? ड्राई सेल। आपको पता है ड्राई सेल में एनोड किसका होता है? जिंक। आपको ये पता है किसका होता है? ग्रेफाइट। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट एक पेस्ट के फॉर्म में होता है जिसमें MnO2 होता है, ZnCl2 होता है, साथ में NH4Cl होता है पेस्ट के फॉर्म में, और थोड़ा बहुत कार्बन ब्लैक फॉर्म में भी होता है। ठीक है। कभी भी ये जो 5 रुपए वाला सेल है, जब ये खराब हो जाए और इसको कभी तोड़ो तो ब्लैक ब्लैक सा निकलता है कि नहीं निकलता है? तो ये पेस्ट की वजह से होता है।
एक तो ये हो गया। ड्राई सेल के बाद में अगर मैं ये कहूं, हाँ बेटा, एक चीज और, एक बार मेडिकल में पूछा गया था कि आम तौर पे ड्राई सेल का वोल्टेज कितना होता है? ना, जो हम परचेज आमतौर पे करते हैं 1.5 वोल्ट का करते हैं, आमतौर पे 1.5 वोल्ट। ठीक। और इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, रिमोट, टीवी, गाड़ी, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है, इसको हम कहते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल जो है, इसका वोल्टेज इससे थोड़ा कम होता है, और लगभग कितना होता है बेटा? 1.35 वोल्ट होता है। डेटा आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मेडिकल के पेपर में कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ती हैं, तो याद कर लेना बेहतर होगा। और भैया जिनको कान से सुनाई नहीं देता, वो एक मशीन लगाते हैं, उस मशीन के अंदर एक सेल जो पड़ा होता है वो यही होता है, मरकरी सेल। और जो हमारी वॉल क्लॉक होती है, ठीक है, उसके अंदर भी इसी सेल का इस्तेमाल होता है, मरकरी सेल का। और इसमें भी एनोड जिंक होता है, और कैथोड जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। समझे भाई? और इसका जो पेस्ट होता है, उसमें HgO होता है प्लस KOH होता है। HgO होता है प्लस का KOH होता है। ठीक है, अभी लिखूंगा साइड में, ठीक है, समझाऊंगा। पहले पहले ये तो याद हो। इसके बाद आता है लेड स्टोरेज सेल। आपके लिए, आपके बैच में फिगर बनाना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, आपको तो कॉन्सेप्ट डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। आपको तो बना बनाया क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसको उसका जवाब देना है। आपको ये कभी नहीं कहा जाएगा इसका फिगर बनाओ। ठीक है। अभी आपने मुझसे नहीं पूछा था कि सर ड्राई सेल वाली रिएक्शन में कौन सी गैस बनती है, हमें पता ही नहीं है। तो वो मैं समझा देता हूँ, फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले लेड स्टोरेज में एनोड होता है Pb, कैथोड होता है PbO2, और इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4, लगभग 38% प्योरिटी का। ठीक है। सेल रिएक्शन क्या है अभी मैं बताऊंगा। लेड स्टोरेज के बाद एक नाम आता है निकैड सेल का। निकैड सेल में क्या होता है? जो कैडमियम होता है वो एनोड, और निकल का जो डाई ऑक्साइड होता है वो कैथोड, और इसमें जो हम KOH लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। और लास्ट में हमारे लिए फ्यूल सेल होता है, और फ्यूल सेल में एनोड ग्रेफाइट का ही होता है, कैथोड भी ग्रेफाइट का होता है। ठीक है। एक ग्रेफाइट से हाइड्रोजन गैस एंटर करती है, एक ग्रेफाइट से O2 गैस एंटर करती है। और यहां भी मीडियम बेसिक होता है, या तो KOH होता है या NaOH होता है। तो मुझे अच्छे से मेडिकल के पेपर में याद है कि आपसे ये पूछा जाता है कि इस सेल में एनोड कौन है, कैथोड कौन है। चलो, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है। और अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इनकी अलग अलग रिएक्शंस क्या है। ठीक है। तो बेटा पूरा चैप्टर समाप्त हो रहा है, हमने कोई भी टॉपिक पढ़ाया, हम एक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल नहीं हिले। हमने एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन कराना है, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन कराना है। तो ये कॉन्सेप्ट हम नहीं भूलेंगे, और हम यहां भी भूलने नहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या मैं आपको चीजों को समझा पाऊंगा। अब जरा ध्यान से देखना। और आपको पता है कि हमें इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। बैलेंसिंग के लिए एसिडिक मीडियम भी होता है, बेसिक मीडियम भी होता है। अब जैसे मुझे यहां बैलेंस करना पड़ेगा, तो मुझे एसिडिक मीडियम लगाना पड़ेगा। अगर यहां बैलेंस करना पड़ेगा या यहां बैलेंस करना पड़ेगा, तो मुझे वहां पर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंसिंग के लिए मैंने ट्रिक बता रखी है। एक तो आओ हरिद्वार चलें, और या फिर एक दूसरा तरीका है एन फैक्टर का, वो हम आपको सब बता चुके हैं। बैलेंसिंग हो चुकी है। चलें शुरू करें। सही बताऊं, बच्चों को ड्राई सेल के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, सबसे कम जानकारी होती है। देखो मैं क्या होता है, अगर मुझे यहां पे सेल रिएक्शन दिखानी है,
एनोड पे क्या दिखाना है? ऑक्सीडेशन। जिंक अपने आप में एक रिएक्टिव मेटल है। ये जिंक ही ऑक्सीडाइज्ड होने लगता है और क्या बनाता है जल्दी बताओ? Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो बड़ी आसान रिएक्शन है, लिख लोगे बेटा? है? क्लियर है? आगे सुनो बेटा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को आप कौन सा इलेक्ट्रोड मानते हो? इनर्ट। आपको मैं ये बता दूं, ग्रेफाइट भी इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। अब आगे कैथोड पे ग्रेफाइट लिखा है, तो कम से कम मैं ग्रेफाइट का तो रिडक्शन नहीं करूंगा। जैसे यहाँ एनोड पे जिंक लिखा, तो मैंने जिंक का ही ऑक्सीडेशन कर दिया। मैं कर सकता था क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ग्रेफाइट आमतौर पे इनर्ट मटेरियल होता है, वो रिएक्शन करवाता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसका मतलब रिडक्शन किसी और का होगा। तो हमारे पास पेस्ट क्या है? MnO2 ZnCl2 प्लस क्या बेटा? NH4Cl। ये पेस्ट के फॉर्म में होता है। तो कैथोड पे क्या होता है, देखो ध्यान से। NH4 प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन आते हैं। NH4Cl है हमारे पास, बोलो तो क्या होगा? इधर देखो बेटा, NH4 प्लस में से H प्लस इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां पर एक तो अमोनिया बना लेगा और साथ में कौन सी गैस निकाल देगा? H2। कैसे बताऊं? आप NH4 प्लस को क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ? NH3 प्लस H प्लस। NH3 अलग हो गया, H प्लस का आपने क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। पहले H बना, फिर H से H2 बन गया। यानी इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे, या शायद 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ेगी, है ना? ठीक है, आया समझ में? इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले मुझे एक बात ये पहले बताओ, आपको अपना पेपर देखो कैसा होता है। पेपर में क्वेश्चन दिए होते हैं, या तो आपसे पूछते हैं कि एनोड और कैथोड कौन है, या भी आपसे ये पूछा था कौन सी गैस से निकली। ये तो नहीं पूछा ना कितने मोल निकली। और या फिर वो पूछेंगे एनोड और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो अपने बेसिक्स क्लियर है, अगर एनोड पे है तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे होगा तो रिडक्शन होगा। आ रही मेरी इतनी बात समझ में? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन ने अमोनिया प्लस H2 बना लिया, सही है? तो NH3 प्लस H2 बनाने से कितनी गैसेस निकली? 2। कौन कौन सी? अमोनिया और H2। ड्राई सेल बिल्कुल ऊपर से टाइट पैक्ड होता है? अगर अंदर ही अंदर गैस बनती रही और अगर ये गैस रही तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो फिर ब्लास्ट को रोकना पड़ेगा, या ब्लास्ट को रोकने के लिए कोई जुगाड़ करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। ये कौन है? ZnCl2। इसमें जो Zn2 प्लस है ना ZnCl2 में, वो किसको पकड़ लेता है? अमोनिया को। आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो। पढ़े लिखे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप 12th के बाद पढ़ रहे हो मेरे से। आप लोग 12th कर चुके हो। क्या आपको पता जिंक 2 प्लस एक डी ब्लॉक का मेटल है? क्या आपको यह पता अमोनिया एक लीगेंड है? ये खटाखट मिलके क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का फार्मूला ZnNH3 का पावर 4 और +2 बन गया। तो अमोनिया को तो निपटा दिया, क्यों भाई? और निपटाना जरूरी था। अब आपको समझ में आ रहा है NH4Cl के साथ में ZnCl2 क्यों लिया गया? अरे भाई, कोई चीज फालतू थोड़ी ना ली जाएगी, उसका कोई मतलब होगा, है ना? चलो एक गैस तो निपटा दी सर। अभी एक गैस और है, कौन सी? हाइड्रोजन। वो भी अगर पैक के अंदर बनती रहेगी तो ब्लास्ट हो जाएगा फिर तो। क्यों बेटा? कोई बात नहीं। आपके पास में एक MnO2 भी तो है बेटा। और MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। इसको निपटाना, ये किसको निपटाता है? H2 का। H2 जिससे भी रिएक्शन करती है उसको रिड्यूस करती है? तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी और घट के आ जाती है 4, है ना? तो Mn2O3 बन जाती है और H2O के साथ में मिलके क्या बना लेता है? H2O। बताओ, क्या आपको नहीं लगता है कि यहां हम 4 से किस में पहुंच गए? 3 में पहुंच गए। और जब हम 4 से 3 पे पहुंच गए हैं तो ऐसी स्थिति में इसका रिडक्शन हो गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि H2 गैस किस में बदल गई बेटा? H2O में बदल गई। और इस तरीके से जो गैसेस बनी थी उनको हमने निपटा दिया और ये पूरा
ड्राई सेल में होता है। अब आपने देखा कि MnO2 का योगदान है, आपने ZnCl2 का योगदान है, NH4Cl का योगदान है। सर कार्बन का कोई रोल नहीं बताया। आपको पता है, आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी है 12th में, सरफेस केमिस्ट्री था और आपके समय में तो पूरा सिलेबस था। वहां एक चीज पढ़ाई जाती थी कि अगर ग्रेफाइट के ऊपर अगर आप कार्बन पाउडर डाल दो तो उसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये जो कार्बन है वो इस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करता है। अब ये पहले बताओ कि ड्राई सेल का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे? याद हो गया? एक का ऑक्सीडेशन दिखा दो, रिडक्शन निकाल दो, लेकिन अब दो गैसेस हैं, इनको निपटाना जरूरी है, वो अलग से दिखा दो। ठीक है, कर लोगे याद सारे? हैं भाई? गुड। इस पॉइंट के बाद अब मैं आपको जो हूं आगे भी रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं मर्क्यूरी से। बताओ, जिंक और ग्रेफाइट दिख रहा है? अब मुझे यहां पे अगर रिएक्शन लिखनी हो तो क्या बच्चों ये सहमत हो कि एनोड पे तो यही होगा, जिंक खट से बोलो बेटा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, ये तो वही होना है। क्या ग्रेफाइट का रिडक्शन करें क्या? नहीं। बोलो, क्लियर है? रिडक्शन तो इनमें से किसी का करना पड़ेगा। ये तो मीडियम है, रिडक्शन किसका करना पड़ेगा? HgO का। यानी कैथोड पे क्या होगा बोलो? HgO का रिडक्शन होगा। कैसे? Hg पे 2 प्लस चार्ज है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा? Hg बना लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा? Hg बना लेगा। है? अब आपसे यही पूछते हैं ना कि कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो देख लो, जहां जिंक का ऑक्सीडेशन दिखाई दे और HgO का रिडक्शन दिखाई दे, अपने आप डिसाइड कर लो। सर बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस तो नहीं है ना? हालांकि आपसे बैलेंसिंग तो करी मिलेगी, वो तो देख लोगे कि है कि नहीं है ना? लेकिन अगर फिर भी 1% में मान लो कि बैलेंस करने को आ जाए, तो आप किस मीडियम में बैलेंस करोगे? बेसिक में। तो फिर कैसे बैलेंस करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा, आपको याद है मैंने कहा था कि बेसिक मीडियम के लिए आपको मीडियम पहले एसिडिक में ही बैलेंस करो। कै ऑक्सीजन है इस तरफ, एक, उधर एक भी नहीं, क्या जोड़ दो? H2O हो गया बेटा। अब H2 से 2H फालतू आएंगे तो इधर 2H प्लस कर दो, है ना? हो गई एसिडिक मीडियम में बैलेंस। लेकिन क्वेश्चन तो बेसिक में पूछा जा रहा है अनुज, क्वेश्चन तो बेसिक में पूछा जा रहा है। तो 2H प्लस में इधर भी 2H जोड़ दो और इधर भी 2H जोड़ दो, और कोई चीज दो बार है उसको एक बार कर दो, तो ये 2 वाटर और 1 वाटर सिंप्लीफाई होकर इधर वाटर आ जाएगा। तो जब आपका पेपर में आएगा मिलेगा, तो पता क्या रिएक्शन लिखी मिलेगी? HgO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Hg प्लस 2OH, है ना? उसी पर निशान लगा दो। लेकिन आपको बेसिक्स क्या याद रखना है? यार सर ने याद कराया था मरकरी का रिडक्शन होता है, वो एक ही जगह लिखा है, उसी में टिक मार्क कर दो, वही आंसर हो गया। ये तो देखो ना, हम किस तरह से हम 11th-12th का पेपर देने जाएंगे या ड्रॉपर का PMT का पेपर देने जाएंगे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। आ रही बात समझ में? कर लोगे? हैं? और अगर यही एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग होती तो बस जहां तक H प्लस किया था वहीं तक कर लेंगे, राइट? ओके। इसके बाद जब ये रिएक्शन हो गई तो अब विषय आता है लेड स्टोरेज में। तो लेड स्टोरेज में पहले बताओ बेटा, एनोड किसका बना है? लेड का। लेड का क्या दिखाना है? ऑक्सीडेशन। ले भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पे क्या दिखाना है? रिडक्शन। किसका भाई? PbO2 का। क्या इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 2।
क्लियर? हम्म, सही है। तो बेटा इधर देखो, और बैलेंसिंग के लिए किसको लेके आओगे? जल्दी बोलो। H2SO4 यानी एसिडिक मीडियम में। बेटा यहाँ पीबी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? जब दो ले लोगे तो Pb+2 बनेगा। बनेगा भाई? क्लियर? हो गई बात बेटा? हैं? लिख लिया? अब इस इक्वेशन को मान लो बैलेंस करना। फिलहाल तो बैलेंस नहीं है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ? इधर क्या कर दो, 2H2O। कितने H फालतू हो गए? 4। इधर क्या कर दो, 4H+। चार्ज देखो भाई, है ना? तो चार्ज कितना हो गया? आयनिक इक्वेशन में इधर हो गया +2, और इधर भी कितना हो गया? +2। बैलेंस हो गया। ठीक। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, तो पता क्या करते हैं, वो Pb2+ नहीं लिखते, वो +2 को किसके साथ जोड़ देते हैं? SO4 के साथ में। तो अगर वो SO4 के साथ में जोड़ देंगे, तो SO4 के साथ में जोड़ देंगे तो Pb2+ को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा फार्मूला? PbSO4। रोहित भाई, अगर SO4 इधर जोड़ा है तो फिर इधर भी जोड़ना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? है? कर लोगे इस तरह से? अपने बेसिक्स नहीं भूलने हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, इधर देखो, अगर इधर SO4 करोगे तो आपको इधर भी कितने करने पड़ेंगे भाई? हैं? SO4 इधर भी करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी दोनों। अब जरा इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये रिएक्शन हो रही है। सुनो, जब ये रिएक्शन हो रही है तो बताओ इस समय ये जो लेड स्टोरेज का सेल है, ये चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? इस समय ये जो रिएक्शन लिखी है, अरे भाई इस समय ये गैल्वेनिक सेल का काम कर रहा है। इस समय गैल्वेनिक सेल का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अरे यार वही रिएक्शन करवा रहे हो ना जो होनी चाहिए। तो जो रिएक्शन हो रही है अगर वही करवाने चाह रहे हो तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस में होती है? गैल्वेनिक सेल में। इसका मतलब गैल्वेनिक सेल हुआ। इसका मतलब गैल्वेनिक सेल में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो डिस्चार्जिंग की होगी। अब आप एक बात देखो, क्या H+ और SO4- मिला के H2SO4 नहीं होता है? इस प्रोसेस में H2SO4 क्या हो रहा है? कंज्यूम्ड हो रहा है। और ये चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है? ये तो डिस्चार्जिंग है। अगर चार्जिंग हो तो इसकी उल्टी रिएक्शन होगी ना। बात नहीं आ रही, अलग से बताते हैं, और इसको हटा देते हैं। देखो, सबसे पहले एनोड की रिएक्शन ऐसे लिखी मिलेगी, Pb+SO4 2- फॉर्मिंग PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। सही है? कुछ नहीं हो वही रहा है, लेड का ऑक्सीडेशन, SO4 दोनों तरफ जोड़ दिया है। ठीक। अब आओ, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा? PbO2 का। क्या इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2। क्या बनेगा? Pb4 से +2 और उसको SO4 के साथ में लिख दिया। क्लियर? क्या ऑक्सीजन? 2। तो यहां पे 2 वाटर, इससे कितने H फालतू आ गए? 4। यहां कितने H+ जोड़ दो? 4H+। जोड़ दिया? जोड़ दिया जी बेटा 4H+। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई? हैं? कुछ गलती हुई है क्या? हाँ। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? SO4 2- भी लिखना पड़ेगा। अब शायद बैलेंस हो गई है। अब अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो क्या आएगा? Pb+ का बोलो, PbO2 4H+ एक जगह पे, और SO4 और SO4 मिलके बोलो बेटा 2SO4 2-, राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा? 2PbSO4 और प्लस का बोलो 2H2O। क्या ये ओवरऑल इक्वेशन बनी है?
यही बनती होगी, हैं? अब बताओ, ये रिएक्शन किसकी बताई मैंने? जल्दी बोलो बेटा। डिस्चार्जिंग में। ये बताओ H प्लस, यही बताओ, H प्लस और SO4 मिलके क्या बनाते हैं? H2SO4। डिस्चार्जिंग में H2SO4 बन रहा है कि कंज्यूम्ड हो रहा है? कंज्यूम्ड हो रहा है। और जिस समय चार्जिंग होगी, उल्टी रिएक्शन होगी, उसमें H2SO4 कंज्यूम्ड होगा या रीजनरेट होगा? रीजनरेट होगा। मिल गया आंसर भाई? मैंने पूछा, मिल गया आंसर? है? क्लियर है? और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता था, ध्यान से देखो, इधर देखो बेटा, ठीक है ना? लिख दिया? अब सुनो, एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2। सही है। क्या इस प्रोसेस में H2SO4 यूज हुआ है? हुआ है। क्या ये दोनों रिएक्शन कैथोड और एनोड की बैलेंस्ड है? पक्का है? और दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, इसका मतलब दो फैराडे का मामला है। हमें, अरे ये जब डिस्चार्जिंग है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ना। तो इस इक्वेशन में अगर मैं इतना खर्च कर दूं तो मुझे कितने फराडे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? 2। अगर मैं इसका डबल खर्च कर दूं तो 4। अगर मैं इसका 10 गुना कर दूं तो 20 फराडे मिल जाएगी। लेकिन अगर इतना खर्च करूं, मतलब 1 मोल पीबी खर्च करूं, 1 मोल PbO2 खर्च करूं, और 4H प्लस और 2SO4 खर्च करूं, तब तो मुझे 2 फराडे मिलेगा। पक्का है? ठीक, आओ। नॉर्मेलिटी, देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, बोलो, एन फैक्टर। राइट? बोला था मैंने, है? ये मुझे बताना, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। ये बताओ, कितने फराडे हैं? 2 फराडे। 2 फराडे का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होने चाहिए? याद आया कुछ? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, रुक जाओ, 4H प्लस और 2SO4 मिलकर H2SO4 के कै मोल खत्म होंगे? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हो गए? इनटू एन फैक्टर। अब मुझे ये बताओ, इस केस में एन फैक्टर कितना आएगा H2SO4 का? 1। आज के बाद बुरी तरह से याद रखना, जब आपसे कोई ये पूछे कि H2SO4 का एन फैक्टर लेड स्टोरेज सेल में कितना होता है, तो 1 होता है, जो कि आमतौर पे 2 होता है। मैंने प्रूफ कर दिया, देख ले भाई। आया समझ में? और एक बार इसकी एनसीईआरटी रीडिंग ले लेना। आया? क्या बताया बेटा मैंने? H2SO4 का एन फैक्टर मैंने पूछा था ना, आप लोगों ने क्या जवाब दिया था? 2। ये एक ऐसा सेल है जिसमें एन फैक्टर H2SO4 का 1 आता है। वो देखो कैसे। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी भी मेडिकल एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन जिस समय आएगा, आधी से ज्यादा जनता 2 लिख के आएगी, लेकिन इसका आंसर 1 है। ठीक है भाई? हैं? और एक चीज मैं बताना और भूल गया, लेकिन मैं पूछ लेता हूं। मैंने पहला सेल कौन सा पढ़ाया था अभी? ड्राई सेल। दूसरा कौन सा पढ़ाया था? मरकरी। वो दोनों प्राइमरी सेल थे, लेकिन ये क्या है? सेकेंडरी। और एक मिनट सुनो, अगर ये प्राइमरी, ये यहां से किसकी शुरुआत हुई रोहित भाई? सेकेंडरी सेल की। ये सेकेंडरी सेल है। बता सकते हो बेटा इसका नाम सेकेंडरी सेल क्यों है? हैं? क्योंकि आप ये बात मान के चलो कि इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती है। रुक जाना बेटा, एक मिनट, रुको रुको रुको, जल्दबाजी पूछ रहा हूं ना आपसे। जब लेड का ऑक्सीडेशन हो, PbO2 का रिडक्शन और डिस्चार्जिंग रिएक्शन है।
चार्जिंग में इसका उल्टा होगा। ठीक है, रुको एक मिनट। यानी ये रिएक्शन होगी या इसकी उल्टी होगी? हैं? अच्छा, मैं आपसे ऐसे बिना पेन चलाए बताना कि चार्जिंग में एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। पेन नहीं चलाना। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि लेड स्टोरेज सेल में चार्जिंग में एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? Pb2+ से। अच्छा, और तुमने कुछ बोला था, एक बार फिर से बोलना। अच्छा, देखो, बहुत ध्यान से सुनना। ये समझ में आ गया? अगर ये रिएक्शन डिस्चार्जिंग की है तो चार्जिंग में उल्टा होगा। जैसे इसका उल्टा लिखो, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Pb प्लस क्या बेटा, हो गया उल्टा, हो गया ना? लेकिन बेटा इधर देखो ऋतिक, कि अब ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है कि रिडक्शन की? अब तो रिडक्शन हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? कैसे? ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा है इसका उल्टा करो। कर दिया। वो रिएक्शन किसकी होगी? चार्जिंग की। किसकी होगी? अब ये देखना है कि वो एनोड की होगी या, तो ये हो क्या रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन तो हमेशा कैथोड में होता है, तो एनोड को काट के कैथोड कर दिया। मैंने क्या पूछा था? चार्जिंग में एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो ये आंसर थोड़ी ना होगा, ये तो कैथोड का आंसर होगा, और ऊपर से उल्टा होगा। मेरा आंसर पता क्या होगा? इस वाली रिएक्शन का उल्टा। अगर इस वाली रिएक्शन का उल्टा करोगे तो अभी तो ये रिएक्शन रिडक्शन दिख रही है, बाद में वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और जहां ऑक्सीडेशन होता है, मैंने कहा था पूरे चैप्टर से कभी मत हिलना, वो हमेशा एनोड होता है। ऐसे सवाल आ चुके हैं और मैंने बच्चों को खूब कंफ्यूज होते हुए देखा है। इसीलिए कहते हैं बेटा बेसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके टीचर ने डे 1 ये कह दिया था दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो आज भी वही बता रहा हूं, चाहे टॉपिक कितना भी अलग क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? हैं? क्लियर है? एक बार फिर भी आपसे कहेंगे, मेन चीज मैंने समझा दी है। हर सेल के कुछ एक्स्ट्रा फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लेना। हो गई बात? है? और इसी प्रकार से, और सुनो, इधर इधर सुनो, इधर सुनो। क्वेश्चन बनाने आप बात चल पड़ी तो फिर पूरी बात सुनो, आधी अधूरी बात क्यों? ये ओवरऑल इक्वेशन है। अगर मैं इससे क्यू निकालूं, क्या निकालूं बेटा? क्यू, समझ रहे हो? है भाई? 1 1 आ रहा है बेटा समझ में? अरे ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। क्यू समझते हो ना कैसे निकलता है? ये ऊपर, ये नीचे, ये वन SO4 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। क्या मैं ये लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? 4 क्यों किया, समझ में आया? अब बेटा इसका ई निकालना हो तो क्या होता है? E0.059 बोलो, 2 है, और log 1/h+ की पावर बोलो 4। सही है? क्लियर है? कर दिया? सवाल पता कैसे बनेगा? तमन्ना, पूछा गया
अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन कम कर दूं या बढ़ा दूं तो बताओ सेल के E पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रेशियो कम हो जाएगा, माइनस कम हो जाएगा, E सेल बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में सबकी? है भाई? क्लियर है? और एक बात बताऊं बेटा, चलो अभी अगले सेल में बताता हूं, ये आ गया समझ में? हैं? आपसे कोई पूछ ले कि लेड स्टोरेज बैटरी में ई जो है वो H प्लस पे किस पावर पे डिपेंड करता है, तो आज के बाद ध्यान आ गया होगा, H प्लस की पावर 4 पे डिपेंड करता है। कैसे, देख लो। ठीक है भाई? बाकी तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप बड़े आराम से बता दोगे। और अब मैं आपको फटाफट निकैड सेल की बात बता देता हूं। निकैड सेल, आओ भाई। इसमें एक तो कैडमियम था, एक NiO2 था। आप ये देखो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन था बेटा? KOH था ना, ये तो आपने चार्ट में लिख ही लिया है। हाँ जी। इधर चलो रोहित भाई, अब मैं पूछूं, इसकी एनोड की रिएक्शन कराओ। एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन किसका कराऊं? कैडमियम का। तो पता बुक में कैसे लिखा होगा? देखो, हम तो ऐसे लिखेंगे, हम तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन बुक वाले ऐसे लिखते हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बैलेंसिंग फॉर्म में लिख दिया, और क्या है। क्यों बेटा? क्या इससे रिएक्शन का कोई नेचर पे कोई फर्क पड़ा? भाई इसमें भी कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस हमने आयनिक रिएक्शन लिख दी, इन्होंने नॉन आयनिक लिख दी, बस इतना फर्क है ना भाई? अच्छा, कैथोड पे बताओ बेटा किसका रिडक्शन होगा? जल्दी बताओ। कैथोड पे NiO2 का कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? अगले ने जितने दिए हैं, दो। बताओ बेटा, इधर देखो, निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। कई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? दो। किस में वापसी होगी? +2 में। तो या तो मैं निकेल 2 प्लस लिख दूं, और या फिर मैं +2 की बजाय उसको नॉन आयनिक फॉर्म में लिख दूं, OH2। लिख सकता हूं, बात तो वही है। हैं? अब इसको बैलेंस करो। किस मीडियम में बैलेंस करोगे? कई ऑक्सीजन है बेटा? दो। उधर भी दो, बराबर। हाइड्रोजन उधर कितने? दो। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2H प्लस। लेकिन एक कदम और बढ़ाएंगे, 2H प्लस में राहुल भाई 2H जोड़ेंगे उधर भी, और 2H उधर भी जोड़ेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा? 2H2O। डायरेक्ट लिख रहा हूं ना। और साथ में इधर क्या लिख दूंगा? जल्दी बोलो। 2H माइनस। कर दिया बेटा? नहीं आया समझ में? बोलो। अब अगर बेटा मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। बोलो। CD प्लस का NiO2 फॉर्मिंग CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। राइट बेटा? है? क्लियर है? सही है? क्या बेटा मैं इसका Q1 लिख दूं? सॉलिड 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 सॉलिड। हो गया Q1। है? क्या इस केस में E की वैल्यू E0 के बराबर होगा कि नहीं? है? देखो PMT में आए हुए सवाल देखो, निकैड सेल पे कैसे कैसे बनते हैं। इधर देखो, निकैड सेल में किसका ऑक्सीजन, कौन एनोड होता है, कौन कैथोड होता है, कर लोगे? हैं? एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, समझ गए? बैलेंसिंग समझ गए? है बेटा? ओके। आपसे पूछा जाएगा, निकैड सेल में जैसे लेड स्टोरेज में था, H प्लस की कंसंट्रेशन घटाने से और बढ़ाने से क्या उसकी E की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा था कि नहीं? है? इन्होंने पूछा, अगर निकैड सेल में अगर मैं OH माइनस की कंसंट्रेशन घटाऊं या बढ़ाऊं, इसके E पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो क्यों नहीं पड़ेगा। हैं? और एक बात और सुनो, एक चीज और सुनो। हाँ बेटा,
यार सुनो, जिसमें ई जिसमें ई की वैल्यू आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हो, उसका जो ई है वो धीरे 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 कम होता है और अंत में जाके जीरो होके डेड हो जाता है। लेकिन जिसमें ई कंसंट्रेशन पे ना डिपेंड करता हो, उसका कभी भी ई धीरे धीरे करके जीरो नहीं होता है, एकदम से जीरो होता है। बताता हूं आपको बेटा, जो हमारा इन्वर्टर छोड़ो, जो हमारा रिमोट में जो सेल लगता है, वो मरने की कगार पे भी होता है तो हम लोग 5-7 दिन चला लेते हैं, और हम लोग को पता लग जाता है कि अब ये सेल खत्म हो रहा है। पता नहीं लग जाता है कि भाई अब ये बैटरी इसकी बदलनी पड़ेगी एकदम से, है ना? अब उसको आज बदलो या 2-3 दिन और काम कर लो या उसकी जान ले लो या और कर दो, वो एक अलग बात हो गई। ऐसा ही है ना, पता लग जाता है, वो ड्राई सेल है। लेकिन एक बात ये बताओ, जो हमारी घड़ी अपने कमरे में लगी होती है, वॉल क्लॉक, उसमें जो सेल यूज होता है, समझे कि नहीं होता है? और खास तौर से रिस्ट वॉचेस के अंदर जो छोटा सा सेल यूज होता है, जिसमें हम मरकरी सेल लगाते हैं या कोई और सेल लगाते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं आता है कि पता लग जाता है कि हमारा जो बैटरी है वो डेड होने वाली होती है। एकदम से हमें पता लगता है कि अब ये डेड हो गई है और अब ये बिल्कुल ही रुक गई है, चाहे कितना ठोको चाहे कितना ही पीटो, ये आगे काम नहीं करने वाली है। और फिर तो एक ही इलाज होता है कि बैटरी को बदलनी पड़ता है ना? तो मैं बच्चों से एक बात ये पूछना भी चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं, सुनो, जिसका ई कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उसको मरने में पता लग जाएगा कि ये मरने जा रहा है और 10-5 दिन खींचा जा सकता है। लेकिन जिसका ई कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड नहीं करता है, जिस समय पता लगेगा कि खराब हो गया, उसके बाद इसको 10 मिनट भी आगे यूज हम नहीं कर सकते। रिस्ट वॉचेस में अगर सुई रुक गई तो चाहे आप उसको कितना भी उसमें प्रेशर डाल दो, वो फिर सुई आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक? तो निकैड सेल किस कैटेगरी में आता है? जिस समय डेड होगा, फाइनल डेड होगा, हम उसको आगे यूज नहीं कर पाएंगे। सही है भाई जी? कर लोगे? और अब मैं अंतिम बात बताने जा रहा हूं। कौन सा बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कौन सा सेल बोलो बेटा? फ्यूल सेल। लिख तो दिया ही था कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन, याद हो गया ना अच्छे से? अब तो क्लियर है ना कि हाँ, अब सेल का टॉपिक अच्छे से तैयार है। आमतौर पे टीचर केमिस्ट्री वाले टॉपिक नहीं पढ़ाते, बोले पढ़ लो यार, एनोड की ये रिएक्शन है, कैथोड की ये रिएक्शन है। लेकिन थोड़ा टीचर समझा दे तो चीजें आसानी से क्लियर हो जाती है। और अभी आपने देखा कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल कर आई इशू भाई, कि H2SO4 का एन फैक्टर 1 होता है, आमतौर पर 2 होता है। अब बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया, करना एनोड पे ऑक्सीडेशन है ना? तो देखो, मैं अगर हूं तो ऐसे लिखा मिलेगा, एनोड पे हाइड्रोजन का क्या कर रहा हूं? ऑक्सीडेशन। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऐसे मिलेगा, H2 दो OH के साथ में मिलके क्या बना लेगा? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बात एक ही है। मैंने जो यहां H प्लस था आयन, उसको उन्होंने नॉन आयनिक कर दिया। अरे सीधा देखो, हमने 2H प्लस बनाया, इन्होंने क्या जोड़ा? 2H। इधर भी क्या जोड़ा होगा? 2OH। तो 2OH और 2H प्लस मिलके क्या बना लेंगे? 2H2। एक ही बात है वो तो, है ना? अब आओ, कैथोड पे क्या दिखाना है, जल्दी बताओ। है रिडक्शन। रिडक्शन किसका दिखाना है? O2 का। तो O2 का रिडक्शन करने पे क्या बनता है बेटा? OH माइनस बनता है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं सर, बैलेंस नहीं। कर लेते हैं, किस मीडियम में बैलेंस करूं? बेसिक में। कोई नहीं, पहले एसिडिक वाला कर लेते हैं। आओ, ऑक्सीजन यहां कितने हैं? यहां एक भी नहीं है। क्या जोड़ दूं?
H2O। सही है, बोलो। 2H और 1H, 3H, यहां क्या जोड़ दूं? 3H प्लस। पक्का यही होगा। अब क्या होगा? बैलेंस तो हो गया, लेकिन चार्ज बराबर करने हैं। इधर कितना चार्ज है? +3। इधर कितना चार्ज है? -1 है भाई। क्लियर है? तो क्या मुझे लगता है, इधर हो गया +3 और इधर कितना हो गया? -1। किस तरफ कितने चार्ज जोड़ दूं? क्या इधर 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं? आ गया? नहीं समझे? क्लियर? बैलेंस हो गई। मीडियम कैसा है? एसिडिक। नहीं, हमें किस में चाहिए? बेसिक में। तो क्या करूं? 3OH- यहां भी जोड़ दूं। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, आपको याद कुछ नहीं करना है अगर समझदारी से पढ़ो तो फाइनली क्या बन गया? O2। ये बेटा 3 वाटर, और यहां कितना है? 1 वाटर। तो दोनों हटा के यहां लिख दो 2 वाटर। और इसको करने के बाद क्या बचेगा? है बेटा, कितने OH? नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं। और यहां क्या लिख दूं? 4OH-। जब चाहो तब बैलेंस कर लो। कॉन्सेप्ट वही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, यहाँ रिडक्शन होना है। मीडियम, एसिडिक और बेसिक के हिसाब से बैलेंसिंग करनी है। बात खत्म। अब सुनो, जब आप मेडिकल का पेपर देने जाओगे, ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाओगे, तो आपको एक चीज होना चाहिए। इधर देखो, दिमाग लगाओ, इधर देखो। कौन सी दो गैसेज हैं? दिमाग लगाना। H को क्या बनते हुए देखा है बेटा? H- की H+। इसका मतलब H2H+ बनाएगा। ये रिएक्शन कहां होगी? एनोड की। और रिडक्शन फिर किसका होगा? O2 का। तो O2 का रिडक्शन करके OH- बनेगा। ये रिएक्शन कहां होगी? कैथोड पे। बैलेंसिंग छोड़ो। अगर उन्होंने एनोड पूछा है तो मैं देख लूंगा कि कहां H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। उन्होंने पूछ दिया क्या रिडक्शन कहां हो रहा है, तो मैं ये देख लूंगा कहां O2 का रिडक्शन हो रहा है। अगर एक ही जगह हो रहा है तो काम खत्म है। और वो इक्वेशन अपने आप ही जो लिखी होगी वो बैलेंस होगी। अपना क्यों समय बर्बाद करना भाई? हम पूरा करके थोड़ी ना मिलाएंगे। बोलो। इधर सुनो, लेड स्टोरेज बैटरी में क्या क्या यूज होता है? और H2SO4, यही होता होगा। हैं? अब आपको एकदम से याद नहीं आ रहा है इसमें कौन एनोड है और कौन? अच्छा, सिर्फ लेड को क्या बनते हुए देखा है? Pb-2 या +2। इसका मतलब ये बंदा क्या कर सकता है अपना? ऑक्सीडेशन। तो ये एनोड में काम करेगा। अपने आप ये कैथोड हो गया। निकैड सेल में कैडमियम और NiO2 होता है। बताओ कैडमियम को क्या रूप में ले सकते हो? -2। या मेटल है तो +2। इसका मतलब ये किसका काम कर सकता है? एनोड का। तो अपने आप ये कैथोड का होगा। बैलेंसिंग एसिडिक बेसिक मीडियम में होती रहेगी। सर ड्राई सेल में एक जिंक है और ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का तो कुछ होना नहीं है। जिंक का क्या देखा है बनते हुए? ऑक्सीडेशन, यानी वो एनोड है, बाकी चीजें कैथोड है। तो समझदारी से पढ़ना है। और अंतिम बात इस पूरे टॉपिक की, हर सेल की एफिशिएंसी होती है। क्यों? बंदा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में नहीं बदल रहा है। क्या 100% कन्वर्जन कोई कर सकता है? नहीं। अब वो 60 करेगा कि 90 करेगा, इसका फार्मूला आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। लिख लो। सेल एफिशिएंसी का क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है? सेल एफिशिएंसी होता है ΔG अपॉन ΔH इंटू 100। कौन ऊपर है बेटा? ΔG। कौन नीचे है? ΔH। रुक जाओ बेटा, इधर देखो। आप लोग को थर्मोडायनामिक्स पढ़ाई थी हैं? उस दिन ΔH भी कभी ना कभी अपने ढंग से समझाया होगा, और ΔG भी अपने ढंग से समझाया होगा। आपको मैंने पढ़ाया है ना कि ईश्वर ने आपको पढ़ने लिखने के लिए भी एनर्जी दे रखी है, खेलने कूदने के लिए भी एनर्जी दे रखी है। टोटल एनर्जी क्या ΔH नहीं होता है? और क्या ΔH किसको शो करता है? टोटल खेलने कूदने वाले भी और पढ़ने लिखने वाले भी। और ΔG किसको शो करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है।
क्या ये एफिशिएंसी 100% आ सकती है? 100 से कम आएगी, कंफर्म? तो कभी ये भी बच्चे भूल जाते हैं कौन सा फार्मूले में ऊपर था, कौन सा नीचे था। कौन बड़ा होगा, डेल्टा एच की डेल्टा जी? डेल्टा एच बड़ा होगा, नीचे कर दो तो अपने आप डेल्टा जी ऊपर होगा। तो फार्मूले को भी थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से पढ़ो, समझदारी से पढ़ो, और ऐसा याद रहे कि यार एग्जाम में भी खट से याद आ जाए। ठीक? क्या आपको नहीं लग रहा है टोटल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेशियो कितना आया? यही तो एफिशिएंसी है। अब आपको डेल्टा एच निकालना आता है, आपको डेल्टा जी निकालना आता है, और दोनों की वैल्यू पुट करके आप सेल की एफिशिएंसी को निकाल सकते हो। तो कभी भी सेल एफिशिएंसी का कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप ये फार्मूला लगा दोगे, और बाकी फार्मूला अगर पता है तो क्वेश्चन आसान होता है। तो एक +2 का बहुत ही टफ चैप्टर माना जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो मैंने आपको करा दिया है। अब तो सेल तैयार हो गए हैं? घर पे एक दो बार मेरे तरीके से लिख के देख लो, फिर हो जाएगा। ठीक भाई, अब वैसे भी 5 मिनट में कोई नई बात कहने का कोई मतलब नहीं है। नया चैप्टर, बहुत ही शानदार चैप्टर, पहले केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर देते हैं। उस पे भी खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मजा आता है कराने में। उसमें भी कई ट्रिक्स हैं क्वेश्चंस को करने के लिए जो हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने आपको डीपीपी दी है, समय निकालो, करो। कितने क्वेश्चन है? 150। तो 150 क्वेश्चन को आप